हिंद विद्यार्थियों, आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं माध्य विचलन की। हमारी जो पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक में एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि माध्य विचलन क्यों जरूरी है। तो पाठ्यपुस्तक में एक समस्या दी हुई है और समस्या ये है कि ये 5 कस्बे हैं ABCDE और ये पांचों कस्बे कैसे हैं, एक सड़क के किनारे स्थित है। एक सड़क के किनारे ये पांचों कस्बे हैं। मान लो कि सिवनी से बालाघाट रोड, समझ में आ रहा है, सिवनी से बालाघाट रोड पर कौन कौन से कस्बे पड़ते हैं, बरघाट है, उसके बाद फिर मान अपन अगर धारना को भी कस्बा मान लें, धारना है, फिर कंजई है, फिर लालवर्रा है ना। तो एक ही रोड पर ये सारे कस्बे पड़ते हैं। अब उनका जो क्रम है दूरी का इसी प्रकार, यानी कस्बा ए से शुरू हो रहा है, कस्बा ए से हम स्टार्ट करेंगे और समस्या ये है कि इन 5 में से किसी एक कस्बे में कॉलेज खोलना है, महाविद्यालय स्थापित करना है। तो हमारे लिए क्या उपयुक्त होगा कि हम किस कस्बे में महाविद्यालय खोलें, किस कस्बे में महाविद्यालय खोलने से विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलेगी, ये समस्या है। तो देखें आप, कस्बा ए, अब यहाँ पर हमने कस्बा ए से दूरी, तो ए से ए की दूरी 0 है और कस्बा ए में 90 छात्र ऐसे हैं जो महाविद्यालय में पढ़ सकते हैं या पढ़ने वाले छात्र 90 हैं, ठीक है। दूसरा जो कस्बा है बी, ये ए से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और कस्बा बी में कितने छात्र हैं? 150 छात्र हैं, ठीक। कस्बा सी की ए से जो दूरी है वह है 6 किलोमीटर और विद्यार्थी कितने हैं? 100। कस्बा डी 14 किलोमीटर दूरी है, कहां से? कस्बा ए से, और छात्र कितने हैं वहां? 200। सबसे अधिक छात्र यही हैं, ठीक है ना। और कस्बा ई जो 18 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर विद्यार्थी कितने हैं? 80। तो किस स्थान पर कॉलेज खोलने से ज़्यादा सुविधा मिलेगी? अगर अपन कॉलेज ए में खोलते हैं, है ना, ए में विद्यार्थी कितने हैं? 90 और बी में कितने विद्यार्थी हैं? 150। तो ये जो 150 विद्यार्थी हैं, इन 150 विद्यार्थियों को 2 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा और कॉलेज जाना पड़ेगा, सही है। तो जब 150 विद्यार्थी 2-2 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो कितनी दूरी हो जाएगी? 300 किलोमीटर नहीं हो जाएगी? यानी सारे विद्यार्थी 150 विद्यार्थी 2 किलोमीटर दूर जाएंगे, तो कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी उनको? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर जाना और 300 किलोमीटर आना, तो 600 किलोमीटर की दूरी तय होगी कि नहीं? और 600 किलोमीटर की जब दूरी तय करेंगे वो, तो उनका समय खर्च होगा, और अगर वो बाइक से जाते हैं तो पेट्रोल खर्च होगा, टैक्सी से जाते हैं तो किराया खर्च होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए सी के कितने विद्यार्थी हैं? 100 विद्यार्थी। 100 विद्यार्थी 6 किलोमीटर की दूरी तय करके जाएंगे, तो 6 किलोमीटर की दूरी जब 100 विद्यार्थी तय करेंगे तो जाने में ही 600 किलोमीटर की दूरी तय होगी, सही है। और आने जाने में 1200 किलोमीटर की दूरी तय होगी। अगर कॉलेज यहाँ खुलता है ए में, तो जो डी के 200 विद्यार्थी हैं ये 14 किलोमीटर दूर जाएंगे, और 14 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 200 विद्यार्थियों को कुल कितनी दूरी तय करना होगा? 2800। तो ये जो समस्या है कि कहाँ पर कॉलेज खोलने से विद्यार्थियों को ज़्यादा सुविधा होगी और समय तथा धन की बचत, तो क्या ये व्यवहारिक होगा कि हम ए या ई में कॉलेज खोलें? ए या ई में कॉलेज खोलना व्यवहारिक होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कहाँ हैं? 2 छोर पर हैं, तो ये दोनों ही जगह कॉलेज खोलना व्यवहारिक नहीं। तो कॉलेज खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये बीच में से किसी ना किसी स्थान का चयन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको माध्य विचलन से ही सहायता मिलेगी। माध्य विचलन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले दिए गए आंकड़ों का क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य या मध्यिका। फिर ये देखते हैं कि उस मध्यिका से इनकी दूरी कितनी आ रही है, यानी मध्यिका से विचलन ज्ञात करते हैं।
और विचलन ज्ञात करने के बाद उन विचलनों का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। इसको कहते हैं माध्य विचलन। क्या कहते हैं? माध्य विचलन औसत से अंतरों का समांतर माध्य है। औसत से अंतरों का समांतर माध्य। तो यहाँ पर हम या तो समांतर माध्य से भी माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं या मध्यिका से भी माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है और इस उदाहरण में हम व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य तथा मध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न देख लें। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य यानी मीन तथा मध्यिका यानी मीडियन से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्य विचलन हमको ज्ञात करना है और इसी एक प्रश्न में दो प्रश्न हैं। कैसे? एक बार तो हमको समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है और मध्यिका से भी माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो हम दोनों ही तरह से इस सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पर जो समंग श्रेणी दी गई है, ये समंग श्रेणी कैसी है? 54, 75, 52, 49, 42, 56 और 47। यहाँ पर व्यक्तिगत पद मूल्य दिए गए हैं। सबसे पहले चूंकि जो समंग श्रेणी है ये किसी क्रम में व्यवस्थित नहीं है, मध्यिका से भी माध्य विचलन निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस श्रेणी को हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो इस तरह से एक तालिका बनाया हमने। पहले वाले कॉलम में क्रमांक, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक 7 पद हैं और पद का आकार जिसको हम x से दर्शाते हैं, पद का आकार जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। कैसा लिखा हमने? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्यों लिखा? क्योंकि हमको मध्यिका से भी माध्य विचलन निकालना है, तो मध्यिका ज्ञात करना पड़ेगा और मध्यिका ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए हमको श्रेणी को आरोही क्रम में लिखना आवश्यक है। ठीक है, अब सबसे पहले हम मध्यिका निकालेंगे और समांतर माध्य निकालेंगे, उसके पश्चात फिर माध्य से इनका विचलन निकालेंगे। तो देखें, समांतर माध्य यानी बार x बराबर सिग्मा x के बटे n, ये सूत्र है ना। इस सूत्र में हम मान रख देंगे। तो पद का जो आकार है यानी x का जो मान है, इन सबका योग हम कर लेते हैं। तो योग करें, 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 4 24 और 6 30 और 7 37, 37 के साथ हासिल 3 और 4 7 और 4 11 4 15, 15 5 20 5 25 5 30 5 35। तो यहाँ पर सिग्मा x कितना आ गया, 357। तो यहाँ पर हम मान लिख दें, सिग्मा x की जगह लिख दें 357 और n का मान कितना है, इस श्रेणी में n कितने हैं, 7 है। तो 7 का भाग कर दें, तो बार x बराबर 7 का भाग इसमें जाता है क्या, देखिए 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, ठीक है, पूरी बार चला गया। फिर 7 में 7 का भाग एक बार, तो कितना आ गया, 51। तो क्या आ गया, ये 51 समांतर माध्य आ गया। क्या आ गया, समांतर माध्य। अब हमको क्या निकालना है, मध्यिका निकालना। मध्यिका को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका निकालने के लिए n धन 1/2 पर, n धन 1/2 पर, तो यहाँ हम लिखेंगे n धन 1/2 वहां पर। तो n धन 1, n कितना है, 7 है, 7 धन 1/2, जोड़ दें 7 और 1 8, 8/2, 8/2 यानी 2 एकम 2, 2 चौके 8 बराबर कितना आ गया, यहाँ पर m बराबर कितना आ गया, 4 वहां पर। यानी चौथा जो पद है वह मध्यिका पद है। तो चौथा पद कौन सा है, 52। तो इस श्रेणी की जो मध्यिका है वह कितनी आ गई, m बराबर आ गया 52। इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, इस कॉलम में माध्य से निरपेक्ष विचलन निकालना है। तो निरपेक्ष शब्द का अर्थ समझ लें। देखिए, जब हम विचलन निकालेंगे, माध्य यानी क्या है, 51, समांतर माध्य 51 है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो पद मूल्य हैं 51 से कितने कम हैं या कितने ज्यादा हैं। तो जो 51 से कम होंगे तो उनका मान ऋणात्मक में आएगा, ठीक है, और जो 51 से अधिक होंगे तो विचलन कितना आएगा, धनात्मक आएगा। लेकिन जब हम माध्य विचलन निकालते हैं तो यहाँ पर ऋण तथा धन चिन्ह को उपयोग में नहीं लेते हैं, मतलब हम सबको धनात्मक मान के और जोड़ देते हैं। कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा।
माध्य कितना है 51 है ना। 51 से हम विचलन देखेंगे। 51 से 42 का विचलन देखो, समांतर माध्य 51 है, 51 से 42 कितना कम है? 9। कितना कम है? 9 कम है। तो यहाँ पर हम विचलन कितना आया? -9 आया ना। लेकिन चूंकि हम निरपेक्ष विचलन ले रहे हैं, तो निरपेक्ष ले रहे हैं मतलब धन और ऋण का हमको विचार नहीं करना, ठीक है। धन और ऋण का हमको विचार नहीं करना है, हम केवल संख्या ले रहे हैं, ठीक। अंतर कितना है वो भर लिखना, इसीलिए इसको निरपेक्ष विचलन कहा। निरपेक्ष मतलब कि जिसमें धन और ऋण चिन्हों का विचार ना किया जाए, ठीक है। इसी तरह 47 और 51 यानी समांतर माध्य 51 है ना, तो 51 से 47 का अंतर कितना है? 4 का अंतर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। फिर 49, तो माध्य 51 से 49 का अंतर कितना है? 2। फिर 52 से 51 का अंतर कितना है? 1। 54 से 51 का अंतर कितना है? 3। 56 से 51 का अंतर कितना है? 5। और 57 से 51 का अंतर कितना है? 6। तो यहाँ पर आप देखो कि इससे पहले वाली जो संख्याएं हैं ये वास्तव में ऋणात्मक है, यानी इसके पहले 52 से पहले ये जो 3 पद हैं ये 51 से छोटे हैं। छोटे हैं तो विचलन कैसा है? ऋणात्मक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? निरपेक्ष विचलन को ले रहे हैं, तो हम इन चिन्हों का विचार नहीं कर रहे। ऐसे ही यहाँ पर देखो 52 से फिर ये बड़ी संख्या है, इधर 52, 54, 56, 57 बड़ी संख्याएं हैं ना, तो इधर जो विचलन आया कैसा आया? धनात्मक आया। तो हम यहाँ पर निरपेक्ष विचलन ले रहे हैं, इसलिए हम इन सारे चिन्हों को यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अंतर कितना है वो लिखना। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या करेंगे? निरपेक्ष के लिए हम एक संकेत लगाते हैं जिसमें कि जैसे डी लिखा, डी यानी विचलन, डेविएशन, डेविएशन के लिए डी आ गया, तो डी के दोनों तरफ 2 खड़ी लाइनें, पैरेलल लाइनें खींच देते हैं। ये देख रहे हो ना ये। और यहाँ पर हमने डी ए क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ए अर्थात समांतर माध्य के लिए छोटा ए का भी प्रयोग होता है। समांतर माध्य के लिए हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया है? 12x के अलावा छोटा ए, स्मॉल ए का भी प्रयोग होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? डी ए, निरपेक्ष विचलन। किससे? ए से। ए यानी समांतर माध्य से निरपेक्ष विचलन। हमको क्या करना है? इसका योग करना है, यानी सिग्मा डी, इसका मान निकालना है। ये कैपिटल सिग्मा है ना, तो इसका योग कर दें। 9 और 4 13, 13 2 15 और 1 16, 3 19, 19 5 24, 24 6 30, ठीक। अब मध्यिका कितनी आई यहाँ पर? 52, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्यिका 52 से, है ना। 52 से यहाँ पर विचलन लिखना है, तो 42 और 52 का विचलन कितना होगा? 42 और 52 का विचलन यानी अंतर, कितना अंतर है? 10 का। 47, 52 में से 47 घटाइए, कितना अंतर है? 5 का। 49 और 52 में कितना अंतर है? 3 का। फिर 52 और 52 में कितना विचलन है? 0। 52 और 54 में कितना विचलन है? 2। 52 और 56 में कितना विचलन है? 4। 57 और 52 में कितना विचलन है? कितना है? 5। अब इन विचलनों का योग यहाँ पर भी हमने देखिए निरपेक्ष विचलन के लिए डी को 2 पैरेलल लाइन के बीच में लिखा हुआ है, हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी यही दिया है। लेकिन चूंकि हमें विचलन काय से ले रहे हैं? मध्यिका से ले रहे हैं, और मध्यिका का संकेत क्या है? कैपिटल एम। तो कैपिटल एम, डी के साथ में कैपिटल एम लिखा हुआ है, मतलब मध्यिका से निरपेक्ष विचलन, इसलिए इस संकेत का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम अगर ये भी लिखते हैं तो चल जाएगा। योग कर दें इनका, 10 और 5 15, 15 3 18 और 2 20, 20 और 4 24 और 5 29। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने क्या किया? माध्य से निरपेक्ष विचलन लिया और निरपेक्ष विचलनों का योग कर दिया, ये योग आ गया 30। इसी तरह मध्यिका से निरपेक्ष विचलन लिया और इसका योग कर दिया, ये योग कितना आया? 29। अब आगे माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। माध्य से
माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन, यानी इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, मीन डेविएशन। माध्य विचलन के लिए क्या शब्द आता है, मीन डेविएशन। तो एम डी, और एम डी हम कहाँ से निकाल रहे हैं, माध्य से, तो यहाँ पर हम कोष्टक में लिख देंगे बार एक्स बराबर, ठीक है, मीन डेविएशन काय से, माध्य से, बराबर। अब यहाँ पर ये जो निरपेक्ष विचलन आया है किससे, माध्य से, है ना, तो सिग्मा डी ए, सिग्मा डी ए के बटे एन, इस सूत्र में हम मान रखेंगे। तो मीन डेविएशन यानी एम डी बार एक्स बराबर सिग्मा डी ए कितना है, सिग्मा डी ए कितना है, 30 है, 30 के बटे एन का मान कितना है, 7। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे 7 का, तो 7 का भाग 30 में दिए, 7 चौके 28, 30 में से 28 घटाए बचे 2, अब 2 पर भाग नहीं जाता 2 में, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ शून्य उतार देंगे, ठीक है। अब 7 दूनी 14, 20 में से 14 घटा दिए, कितना बचा, 6, दशमलव का 1 शून्य और उतार लो, कितना हो गया, 7। अब 7 का भाग 60 में दे दो, 7 अट्ठे 56, कितना आ गया, 56, फिर यहाँ 4 से, तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक पर्याप्त है, तो कितना आ गया ये 4.28, क्या आया है ये, माध्य से माध्य विचलन। अब दूसरा मध्यिका से माध्य विचलन, तो अब इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, एम डी, और मध्यिका के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, कैपिटल एम, है ना, तो एम डी किससे, एम से, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, सिग्मा डी एम के बटे एन। ये निरपेक्ष विचलन के लिए 2 लाइनों का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो एम डी एम से, अब सिग्मा डी एम कितना है वहां पर 29 बटे एन का मान कितना है, 7 है, भाग दे दो 7 का, 7 चौके 28, 29 में से 28 घटाए कितना बचा, 1 पर दशमलव का शून्य उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, 7 एकम 7। अब 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचा, 3 पर शून्य उतारे तो कितना हो गया, 30, 7 चौके 28, तो 4 बार भाग जाएगा इस तरह से, तो 4.14, तो आंसर क्या लिखेंगे, एम डी बार एक्स बराबर आ गया 4.28, और एम डी एम से ये कितना आ गया, 4.14। यहाँ पर आप एक बात देख रहे होंगे, जब हम माध्य से माध्य विचलन निकालते हैं तो 4.28 आया, और मध्यिका से माध्य विचलन निकालते हैं तो 4.14 आया। तो जब भी आप किसी श्रेणी में माध्य से माध्य विचलन निकालते हो तो वो थोड़ा अधिक ही आता है, और अगर मध्यिका से माध्य विचलन निकालते हो तो वो थोड़ा कम आता है। जैसे यहाँ विचलन भी आपने देखा ना, माध्य से निरपेक्ष विचलन का योग 30 आया था, लेकिन मध्यिका से निरपेक्ष विचलन का योग 29 आया। तो हमेशा ऐसा ही होगा किसी भी सवाल में, अगर आप एक ही समंक श्रेणी से माध्य से माध्य विचलन निकालते हो या मध्यिका से माध्य विचलन निकालते हो, तो मध्यिका से जो माध्य विचलन निकलता है वो थोड़ा कम ही आता है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर विचलन कम है। क्या हम बहुलक से भी माध्य विचलन की गणना कर सकते हैं? बहुलक से हम माध्य विचलन की गणना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बहुलक का मान स्थायी नहीं होता है। किसी समंक श्रेणी में जो समांतर माध्य है वो निश्चित है। इसी तरह किसी समंक श्रेणी में मध्यिका का मान भी निश्चित। तो विद्यार्थियों, आशा है आज के इस कालखंड से आप माध्य से माध्य विचलन तथा मध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना सीख गए होंगे। अपने आगामी वीडियो में हम मानक विचलन या प्रमाप विचलन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।